नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक पढ़ रहे हैं। हमारे 16 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज का अध्याय 17 मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। मुद्रा को मनुष्य जाति द्वारा किए गए महान आविष्कारों में से एक माना जाता है। आग तथा पहिए के आविष्कार की भांति मुद्रा के आविष्कार ने भी मनुष्य जाति के विकास में विस्मयकारी योगदान दिया है। आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम जो कुछ भी भुगतान करते हैं उसे मुद्रा कहा जा सकता है। मुद्रा सामान्य रूप से उपयोग लिया जाने वाला विनिमय का साधन है। भुगतान के साधन या विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक विशिष्ट गुण है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला यह विश्वास कि इसे अर्थव्यवस्था में अन्य सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा मुद्रा को मुद्रा बनाता है। अतः मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। विनिमय वस्तु या सेवा का मुद्रा या अन्य किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। हम सभी बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुएं क्रय करते हैं। आपने भी बाजार से वस्तुएं क्रय की होंगी। 10 रुपये का पेन या बिस्किट क्रय किया हो तो दुकानदार ने बिना किसी विरोध के 10 रुपये स्वीकार कर लिए। इस प्रकार हम या हमारे परिवारजन भी जब बाजार से सामान क्रय करते हैं तो उस सामान का जो भी मूल्य होता है उसके उतने रुपए चुका देते हैं और दुकानदार उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भारतीय रुपया ही मुद्रा है। विचार करें, क्या अमेरिका तथा इंग्लैंड में वस्तुओं के क्रय के बदले भारतीय रुपये में भुगतान किया जा सकता है? वहाँ बाजार में भुगतान किस माध्यम से होते हैं, अर्थात अमेरिका तथा इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? मुद्रा के अनेक रूप हैं जो भुगतान के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए मुद्रा का सामान्य अर्थ केवल करेंसी, बैंक नोट और सिक्कों से है। इसका यह कारण है कि भारत में भुगतान प्रणाली मुख्यतः करेंसी तथा सिक्कों के इर्द गिर्द ही घूमती है। भारतीय मुद्रा को भारतीय राष्ट्रीय रुपया, इंडियन नेशनल रुपी कहा जाता है। 1 रुपया 100 पैसे के तुल्य होता है। भारतीय रुपये का प्रतीक और ये प्रतीक ये है। यह डिज़ाइन देवनागरी अक्षर और लैटिन के बड़े अक्षर आर के जैसा है, जिसमें ऊपरी दोहरी आड़ी रेखाएं हैं। यह प्रतीक डॉक्टर उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा यूएस डॉलर का प्रतीक ये है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग का प्रतीक ये है। यूरोपीय समूहों की मुद्रा यूरो का प्रतीक ये है तथा जापान की मुद्रा जापानी येन का प्रतीक ये है। मुद्रा की उत्पत्ति तथा विकास। मुद्रा की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई है। रोम में पहली टकसाल देवी मोनेटा के मंदिर में स्थापित की गई थी। इस टकसाल से उत्पादित सिक्कों का नाम देवी मोनेटा के नाम पर मनी पड़ गया था। धीरे धीरे मुद्रा के लिए सामान्य रूप से मनी शब्द का उपयोग किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि चीन के साथ साथ भारत भी विश्व के प्रथम सिक्के जारी करने वाले देशों में से एक है। भारतीय सिक्कों का इतिहास ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। उत्खनन में मिले मौर्य काल के चांदी के सिक्के इस बात को सत्य सिद्ध करते हैं कि भारत में ईसा से पूर्व ही सिक्कों का प्रयोग आरंभ हो गया था। भारत में पहला रुपया शेरशाह सूरी द्वारा 1540-45
ईस्वी में जारी किया गया था। वर्तमान में भारत में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्गों के सिक्के जारी किए जा रहे हैं। साथ ही भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए जा रहे हैं। रुपया 1, रुपया 2 तथा रुपया 5 के बैंक नोटों का उत्पादन वर्तमान में बंद कर दिया गया है, लेकिन यह चलन में बने हुए हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्रचलित 500 रुपये तथा 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी है। प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करके उसे प्रचलन से हटाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। वित्तीय शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न लक्षित वर्गों को केंद्रीय बैंक तथा सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना है। यदि हम वित्तीय तंत्र के संबंध में व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इंटरनेट पर ये वेबसाइट देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु यह बहुत प्रभावी एवं आकर्षक कदम है। भारतीय वित्तीय तंत्र से संबंधित अनेक रुचिकर फिल्में, खेल तथा कॉमिक्स इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यहाँ उपलब्ध होने वाली सूचनाओं तथा ज्ञान की विश्वसनीयता भी अद्वितीय है। मुद्रा का विकास। मुद्रा के जन्म एवं विकास के संबंध में कुछ अध्येता यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने मुद्रा का आविष्कार नहीं किया है। मुद्रा का आविष्कार एक संयोग मात्र है। पहले वस्तु विनिमय पद्धति प्रारंभ हुई और फिर मुद्रा का विकास हुआ। दूसरी तरफ अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण मनुष्य जाति ने विनिमय को सुगम बनाने हेतु मुद्रा का विकास किया। मुद्रा का जन्म कैसे भी हुआ हो, सभी विद्वान इस बात पर सहमत है कि मुद्रा के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने का प्रथम चरण निश्चित ही वस्तु विनिमय पद्धति थी। वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता है। विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली अब लगभग इतिहास हो चुकी है। वस्तु विनिमय में आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाइयाँ पाई जाती थी। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो तथा दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय करने के लिए वह वस्तु हो जिसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय हेतु आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों की इस दुर्लभ स्थिति की अनिवार्यता थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के एक मानक मापक का भी अभाव था। इस प्रणाली में धन या मूल्य के संचय तथा मूल्य के हस्तांतरण में भी भारी असुविधा का सामना करना होता। वस्तुओं के रूप में धन या मूल्य का हस्तांतरण बहुत जोखिम भरा होता था। वस्तु विनिमय में एक महत्वपूर्ण समस्या अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में उत्पन्न होती थी। यदि किसी व्यक्ति के पास घोड़ा होता तो उसे एक भेड़ खरीदनी होती तो वह ना तो संपूर्ण घोड़ा दे सकता और ना ही उस घोड़े को विभाजित कर उसका भेड़ के साथ विनिमय कर पाता। इन वस्तुओं का विभाजन करने पर इनका संपूर्ण महत्व ही समाप्त हो जाता। वस्तु विनिमय प्रणाली की इन सीमाओं के कारण इसे त्याग दिया गया तथा मौद्रिक विनिमय प्रणाली को अपना लिया गया। धातु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया। प्रारंभ में धातु से बनी वस्तुओं तथा धातुओं के टुकड़ों ने मुद्रा का कार्य किया। इसके पश्चात इन पर मोहर लगाई जाने लगी तथा मूल्य लिखा जाने लगा। यह माना जाता है कि धातु के सिक्कों का उपयोग चीन, भारत तथा मिस्र में प्रारंभ हुआ। धातु मुद्रा का हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं था।
इनके उत्पादन में अधिक खर्चा आता था और मुद्रा की बढ़ती आवश्यकता को धातु मुद्रा से पूरा किया जाना संभव नहीं था। पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा की सीमाओं के कारण पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा उन सभी दोषों से मुक्त है जो धातु मुद्रा में थे। पत्र मुद्रा के उत्पादन में बहुत कम खर्चा आता है और इसका हस्तांतरण भी बहुत सुविधाजनक है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है। मुद्रा के विकास के क्रम में वर्तमान में तो पत्र मुद्रा से आगे बढ़कर साख मुद्रा तथा निकट मुद्रा भी मुद्रा की भूमिका अदा करने लगी है, जिनका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। मुद्रा के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। मुद्रा के कार्यों को अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य तौर पर मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतानों के एक मानक तथा मूल्य के भंडार का कार्य करती है। साथ ही यह अनेक गतिशील कार्यों को पूरा करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के विभिन्न कार्य। पहला है विनिमय का माध्यम। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आधारभूत भूमिका विनिमय के एक माध्यम या भुगतान के एक साधन के रूप में काम करने की होती है। मुद्रा का यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों की समस्या को समाप्त कर देता है। यह मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यही वह विशिष्ट गुण है जो मुद्रा को अन्य संपदाओं से पृथक करता है। मुद्रा का माध्यम के रूप में उपयोग विनिमय क्रिया को सुविधाजनक बना देता है। खाते की इकाई या मूल्य का मापक। इसका तात्पर्य है कि मुद्रा मूल्य के सामान्य मापक का कार्य करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न पैमानों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को एक समान इकाई मुद्रा में व्यक्त करके एक उचित लेखा तंत्र बनाया जा सकता है। यद्यपि मूल्य के एक मापक के रूप में मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका स्वयं का मूल्य परिवर्तित होता रहता है। विलंबित भुगतानों की मानक। मुद्रा वह इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान सरलता से निपटाए जा सकते हैं। जो भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं वे स्थगित भुगतान कहलाते हैं। चूँकि ऋण भी एक प्रकार का स्थगित भुगतान है, अतः ऋणों को भी मुद्रा के रूप में चुकाया जाना सर्वाधिक सरल है। मुद्रा का मूल्य अन्य संपदाओं की तुलना में अधिक स्थिर रहता है तथा इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। अतः मुद्रा को स्थगित भुगतानों का श्रेष्ठ मानक माना जाता है। मूल्य का भंडार। इसका तात्पर्य है कि लोग अपनी धन तथा संपदा को मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा मूल्य का एकमात्र भंडार नहीं है। अन्य वस्तुएं तथा संपदाएं भी मूल्य के भंडार का कार्य करती हैं तथा इस संदर्भ में मुद्रा से प्रतियोगिता करती हैं। मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा विशिष्ट है क्योंकि यह सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति है। इस प्रकार मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य के संचय तथा स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में प्रयोग की जाती है। बाकर तथा हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्राउथर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार कर लिया जाता हो और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का
कार्य भी करती हो। मुद्रा के अन्य कार्य तथा अर्थव्यवस्था में भूमिका। मुद्रा की सहायता से मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक हो जाता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है। लोग अपनी आय का एक हिस्सा बैंकों में मुद्रा के रूप में जमा करवाते हैं। इस जमा धन से ही बैंक साख का सृजन करते हैं। मुद्रा ने पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुद्रा के कारण ही पूंजी को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हुआ है। मुद्रा की सहायता से ही बचतों को निवेशों में परिवर्तित किया जाना संभव हुआ। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा निवेशक दो अलग अलग वर्ग हैं। बचतकर्ता अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। ये संस्थाएं व्यवसायियों को निवेश हेतु यह मुद्रा उधार दे देती है। फर्में या व्यवसायी मुद्रा को किसी उत्पादकीय निवेश में लगा देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होती है। निवेश का तात्पर्य उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। मुद्रा के द्वारा ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। चूँकि मुद्रा आसानी से विभाज्य है, अतः उपभोक्ता अपनी मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय कर सकता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मुद्रा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। मुद्रा उत्पादन के क्षेत्र में भी महती भूमिका अदा करती है। मुद्रा के द्वारा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाने से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाया है। विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब एक आर्थिक संसाधन एक विशिष्ट वस्तु या सेवा को उत्पादित करता है। जब उत्पादक कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई श्रम वस्तु या सेवा के उत्पादन में एक विशिष्ट कार्य करता है तो इसे श्रम विभाजन कहा जाता है। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से उत्पादकीय कुशलता में वृद्धि होती है तथा उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। मुद्रा के अभाव में समस्या यह थी कि जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका उत्पादन में संलग्न सभी इकाइयों में वितरण कैसे हो। मुद्रा के माध्यम से उत्पादन में संलग्न विभिन्न उत्पादक इकाइयों में उत्पादन का वितरण संभव है। प्राप्त कुल उत्पादन या वस्तु को विभाजित किया जाना सदैव संभव नहीं है, लेकिन उसके मूल्य का मुद्रा के माध्यम से सभी उत्पादक इकाइयों में उचित आर्थिक नियमों का पालन करते हुए वितरण किया जा सकता है। मुद्रा के कारण ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज वृद्धि संभव हुई है। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है तथा इतनी अधिक मात्रा में व्यापार संभव नहीं होता। वर्तमान समय में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को अत्यधिक बल मिला है। राज्य या सरकार द्वारा अपनी जनता के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं पर सरकार को अत्यधिक व्यय करना होता है। इस व्यय की पूर्ति सरकार कर एवं सार्वजनिक ऋणों से करती है, जो मुद्रा के रूप में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में मानव का विकास जिस स्तर पर पहुंचा है, वह मुद्रा के आविष्कार से ही संभव हुआ है। संभवतः मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मुद्रा की कोई भूमिका नहीं हो। मुद्रा एक साधन है, वह साध्य नहीं है। बचत तथा साख वित्तीय संस्थाओं के संबंध में गहनता से जानने के लिए यह आवश्यक है कि बचत एवं साख की अवधारणाओं को समझा जाए। बचत और साख की अवधारणाओं को समझने के लिए हमें निम्नांकित 3 स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। स्थिति 1,
पंकज राजस्थान के सीकर जिले के कटराथल गांव में अपने माता पिता, 2 भाई एवं एक बहन के साथ रहता है। वह एक शिक्षित एवं ऊर्जावान युवक है। उसने एक अच्छे संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है तथा वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। उसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प हैं तथा उसे बाजार की अच्छी समझ है। वह व्यवसाय के तरीकों को भी भली प्रकार जानता है, फिर भी पूंजी के अभाव में वह स्वयं का व्यवसाय स्थापित नहीं कर पा रहा है। उसके पिता एक सामान्य कृषक हैं जो परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। इस स्थिति में व्यवसाय स्थापित करने हेतु पंकज के पास एकमात्र विकल्प है कि वह आवश्यक पूंजी उधार प्राप्त करे। स्थिति 2। संजय झुंझुनू जिले के राजपुरा गांव में रहता है। उसके माता पिता वृद्ध हैं तथा सामान्यतया बीमार रहते हैं। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा तथा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके पास 2 हेक्टेयर का छोटा सा खेत है। वह इसी खेत में कृषि कार्य करके प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व उसी का है। कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली आय उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु आवश्यक है कि संजय किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक धन उधार प्राप्त करे। स्थिति 3। नितेश या उसकी पत्नी चांदनी जयपुर में रहते हैं। नितेश एक बैंक कर्मी है तथा उसकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है। दोनों मितव्ययी भी हैं तथा उन्हें विरासत में भी अच्छा आर्थिक आधार मिला है। दोनों अपनी आय के छोटे से हिस्से से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं। अतः इनके पास आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में रह जाता है। यहाँ स्थिति 1 में पंकज को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु तथा स्थिति 2 में संजय को उपभोग हेतु उधार प्राप्त करने अर्थात ऋण लेने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख प्रदान करना कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में साख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को भी बताता है, जिसके आधार पर व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के वायदे के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं या बगैर नकद भुगतान किए वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में साख शब्द का उपयोग ऋण के लिए वित्त उपलब्ध करवाने हेतु लिया जाता है। जिस प्रकार विनिमय में एक पक्ष वस्तु क्रय करता है तो दूसरा पक्ष विक्रय करता है। क्रय तथा विक्रय एक ही सौदे के 2 पक्ष हैं। इसी प्रकार वित्त या कोषों के लेन देन में एक पक्ष उधार या ऋण प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष साख उधार या ऋण प्रदान करता है। इसी प्रकार वित्तीय लेन देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्त होगी उतनी ही राशि प्रदत्त साख की होगी। स्थिति 3 पर विचार करें तो हम पाते हैं कि नितेश तथा चांदनी के पास आय का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है। आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया बचत कहलाता है। अतः उपभोग पर आय का आधिक्य ही बचत है। यहाँ अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पंकज को व्यवसाय स्थापित करने हेतु पूंजी कहाँ से उपलब्ध होगी? संजय को अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण कहाँ से प्राप्त होगा? नितेश तथा चांदनी अपनी बचतों को कहाँ सुरक्षित रखेंगे? क्या नितेश तथा चांदनी अपनी वस्तुओं को सीधे ही पंकज तथा संजय को उधार दे सकते हैं? नितेश या चांदनी द्वारा पंकज तथा संजय को सीधे ही उधार दिया तो जा सकता है, लेकिन इसमें अनेक व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने की भी प्रबल संभावना है। प्रथम, यदि नितेश तथा चांदनी यह नहीं जानते कि पंकज तथा संजय का आर्थिक व्यवहार कैसा है तो उन्हें ऋण देने पर सदैव अपनी गाढ़ी कमाई के डूबने का भय बना रहेगा।
द्वितीय, यदि किसी कारण से उन्हें पैसे की अचानक आवश्यकता होती है तो पंकज तथा संचय अल्प सूचना पर पैसे लौटाने में समर्थ हो या नहीं हो। तृतीय, यह भी संभव है कि नितेश तथा चांदनी का पंकज तथा संजय से कोई परिचय ही नहीं हो। वास्तविक रूप से ऋण देने वाला अथवा ऋण अंतिम रूप से ऋण लेने वाला दो अलग अलग पक्ष होते हैं। इनके बीच एक सेतु की आवश्यकता होती है जो दोनों पक्षों को जोड़ सके। यह भूमिका वित्तीय मध्यस्थ अदा करते हैं। वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान तथा फर्म हैं जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु या मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं अर्थात बचत करते हैं, तथा उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साख उपलब्ध करवा देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता है। जब बचतकर्ता अपनी बचतों को इनके पास जमा करवाते हैं तो उन्हें उचित ब्याज प्राप्त होता है तथा धन डूबने का जोखिम बहुत कम होता है। जमाकर्ताओं के पास यह भी सुविधा होती है कि उन्हें जब ज़रूरत हो वे अपनी जमाओं को तुरंत या अल्प सूचना पर वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार उधार लेने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भी वित्तीय मध्यस्थों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के पास सदैव धन की उपलब्धता बनी रहती है। ये उचित ब्याज दर तथा स्वीकार्य आसान शर्तों पर साख प्रदान करते हैं। बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत। अर्थव्यवस्था में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से अधिक होते हैं। इस आधिक्य व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अनेक लोग जो कि उत्पादन क्रिया या व्यवसाय में संलग्न हैं, उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता होती है जिसे वे ऋण लेकर पूरा करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग विभिन्न वित्तीय स्रोतों से साख प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से कम है। यह अपनी बचतों पर ब्याज कमाना चाहते हैं, अतः ये अपनी बचतों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। वित्तीय संस्था वह संस्था होती है जो वित्तीय लेन देन के कार्य जैसे जमा, ऋण, निवेश आदि संपन्न करती है। जैसे बैंक, सहकारी समिति, साहूकार, देशी बैंकर आदि। इन वित्तीय संस्थाओं को संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती हैं। इनका नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा किया जाता है। ये अपनी सभी क्रियाओं के संबंध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा केवल लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाता, इन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को भी वहन करना होता है। ये संस्थाएं गरीब एवं कमज़ोर वर्ग को भी साख प्रदान करती हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय समावेशन समाज के गरीब, कमज़ोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। वाणिज्यिक बैंक। हमने देखा कि नितेश तथा चांदनी अपनी आय से कम खर्च करते हैं। अपनी इन बचतों को वह इस प्रकार प्रबंधित करना चाहेंगे कि उन्हें धन डूबने का भय भी नहीं हो तथा जमा पूंजी पर उचित ब्याज भी प्राप्त हो। जो लोग थोड़ा करके बचत करते हैं, वे चाहते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो जो उनकी बचतों को सुरक्षित रख सके
तथा उन्हें आवश्यकता होने पर वह अपनी बचतों को आसानी से वापस प्राप्त कर सकें। बैंक इस कार्य को संपन्न करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ हैं। बचत करने वालों से रुपये जमा लेकर बैंक यह रुपये उन लोगों को उधार दे देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता है। बैंक पूंजी का उपयोग करने वाले तथा बचत करने वालों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा यह भी प्रदान करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता बैंक खातों में जमा धन को निकाल सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण विनिमय का माध्यम प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है। अग्रांकित चेक टैगोर शिक्षण संस्थान ने राजेंद्र प्रसाद को 500 रुपये का भुगतान करने के लिए जारी किया है। इस पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं अंकित की गई हैं। यह रेखांकित चेक इस बात का सूचक है कि यह प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि रेखांकित चेक में 7 पूर्तियां की जाती हैं। 2 समानांतर तिरछी रेखाएं, दूसरा जारी करने का दिनांक, तीसरा भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, चौथा भुगतान की राशि अंकों में, पांचवा भुगतान की राशि शब्दों में, छठवां चेक जारी करने वाले की खाता संख्या और सातवां चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर। प्रचलन में गैर रेखांकित चेक भी लिखे जाते हैं। इनसे भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। यह चेक लिखना जोखिमपूर्ण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का उपयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद रूप में रखते हैं। इस हिस्से का प्रावधान एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना के आधार पर किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने जाते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से हो जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए उपयोग में लेते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्थान है जो जनता से मांगे जाने पर पुनर्भुगतान योग्य या चेक द्वारा निकलवाने योग्य जमाएं स्वीकार करता है तथा ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। चेक द्वारा निकलवाने योग्य जमाओं को स्वीकार करना बैंक का एक पृथक तथा विशेष कार्य है। एक वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्थान है जो जमाएं स्वीकार करना, व्यावसायिक ऋण प्रदान करना आदि सेवाएं प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विकास एवं सुदृढ़ता में वाणिज्यिक बैंकों का महत्व अकथनीय है। आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों के महत्व को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला है, आर्थिक विकास हेतु ऊंची बचत दर आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक जनता की बचतों को सुरक्षित रखकर उन्हें ब्याज भी प्रदान करते हैं। बैंक का यह कार्य समाज में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। दूसरा है, जनता से जो बचतें जमा होती हैं उन्हें गतिमान करके
बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादकों तथा निवेशकों तक पहुंचाते हैं। यदि बैंक नहीं होते तो बचतें सदैव बचतकर्ता के पास ही पड़ी रहती तथा कभी भी उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं आती। बैंक संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करते हैं। प्राप्त बचतों को बैंक उन क्षेत्रों को उधार देते हैं जहां लाभ की दर अर्थात प्रतिफल की दर अधिकतम हो। साथ ही बैंक उन क्षेत्रों में भी संसाधन आवंटन करते हैं जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से वांछनीय हो। वाणिज्यिक बैंक के कार्य, पहला है जमाएं स्वीकार करना। बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य जमाएं स्वीकार करना है। बैंक व्यक्तियों, फर्मों एवं अन्य संस्थाओं से जमाएं प्राप्त करते हैं। व्यापक रूप से ये जमाएं 3 प्रकार की होती हैं: चालू खाता की जमाएं, बचत खाते की जमाएं तथा स्थायी जमाएं। व्यवसायियों द्वारा चालू खाते में धन जमा करवाया जाता है। वे इसमें बार बार लेन देन कर सकते हैं। बैंक इन चालू जमाओं पर बहुत कम या शून्य ब्याज देते हैं। सामान्य जनता द्वारा अपनी धनराशि बचत खाते में बचत जमा के रूप में रखी जाती है। बचत खाते की जमाओं में से रुपए निकलवाने में तथा बचत खाते में किए जाने वाले लेन देन पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। इन जमाओं पर बैंक उचित ब्याज भी प्रदान करता है। चालू तथा बचत खाते की जमाओं को संयुक्त रूप से मांग जमाएं कहा जाता है। बैंक सर्वाधिक ब्याज स्थायी जमाओं पर प्रदान करते हैं। ये लंबी अवधि हेतु होती है, अतः इन्हें अवधि या समय जमाएं भी कहा जाता है। दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण नगद, साख, अधिविकर्ष आदि अनेक रूपों में प्रदान किया जाता है। अधिविकर्ष खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करना। बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों से दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर भी अलग अलग होती है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋणों पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। अन्य कार्य, जमाएं स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को कई अन्य प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बैंक बिलों तथा चेकों का संग्रहण करते हैं, बीमा की किस्त आदि का नियमित भुगतान करते हैं, लॉकर की सुविधा प्रदान करके मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। बैंक अनेक सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध करवाते हैं। वे धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बैंक संस्थागत स्रोत जमाओं पर उचित ब्याज प्रदान करती है तथा इनके द्वारा प्रदत्त साख पर ब्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में बहुत कम होती है। संस्थागत स्रोत अपने सभी लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखते हैं। इन संस्थाओं के कार्य दिवस तथा कार्य घंटे निश्चित होते हैं, अतः यह सभी दिनों में सभी समय वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं होते। यद्यपि इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल तथा धीमी होती है, लेकिन ये कभी भी शोषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं। बैंक तथा सहकारी समितियां संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत वे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती तथा इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं। ये संस्थाएं मौद्रिक प्राधिकरण के नियमन तथा
नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसा कोई नियामक संगठन या केंद्र नहीं होता जो इन गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों की गतिविधियों को निर्देशित करता हो। सामान्य गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋणियों से ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। देशी बैंकर, साहूकार, भूस्वामी, रिश्तेदार आदि को सामान्यतया गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है। ये संस्थाएं बहुत लोचशील होती हैं। इनकी गतिविधियां समय बाधित नहीं होती। इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत सरल तथा सीधी होती है। इनके द्वारा बहुत कम कागजी कार्रवाई की जाती है। इन संस्थाओं द्वारा अपने लेन देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है। इन पर लेन देन के रिकॉर्ड में हेरा फेरी के गंभीर आरोप भी लगते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत अधिकांशतः स्थानीय होते हैं और यह क्षेत्र की संस्कृति, प्रथाओं, रीति रिवाजों से सुपरिचित होते हैं। अतः ये साख प्रदान करने एवं दिए गए उधार की वसूली में बहुत लोचपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये संस्थान ऋणी की क्रियाओं, आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक व्यवहार, भुगतान करने की क्षमता आदि से सुपरिचित होते हैं। अतः इनके द्वारा प्रदत्त साख की अधिकांशतः वसूली हो जाती है। साथ ही अपनी मुद्रा को वसूल करने के लिए ये अनेक बार अनुचित साधनों का भी उपयोग करते हैं। देशी बैंकर, इनके द्वारा भी भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न किया जाता रहा है। यह निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास से पूर्व बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता था। ये भारत में गैर संस्थागत साख का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। देशी बैंकर द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रमुख कार्य: जनता से जमाएं स्वीकार करना, अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियां गिरवी रखकर उन्हें ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक की साख के आधार पर संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी ऋण प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों को स्थानांतरित करना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाना, छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्यमियों के साथ लेन देन करना, ऋणी को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना, ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र एवं सलाहकार भी बनना। साहूकार, साख के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार की भी उल्लेखनीय भूमिका होती है। साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं। यह जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। यह सामान्यतः छोटे व्यक्तिक ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों से ऊंची ब्याज दर ली जाती है। जिन लोगों की बैंकिंग क्रियाओं तक पहुंच नहीं होती वे सामान्यतः साहूकारों से ही ऋण प्राप्त करते हैं। आमतौर पर साहूकार भी संपत्ति को गिरवी रखकर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं, परंतु ग्राहक की साख के आधार पर किसी संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी उधार दे देते हैं। ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक भी माना जाता है। आजकल वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप देशी बैंकर तथा साहूकारों का महत्व लगातार घट रहा है। साहूकारों तथा देशी बैंकर के अलावा भूस्वामी, मित्र एवं रिश्तेदार भी गैर संस्थागत साख के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्वयं सहायता समूह, निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंक नहीं है।
बैंक से कर्ज लेना भी गैर संस्थागत स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन साहूकार ब्याज की दर बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक स्वयं सहायता समूह में 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें पूरी करने, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार जब निर्धन महिलाएं अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं तो बैंक इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों के ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह विभिन्न के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। चिट फंड भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका है। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंध, संचालन तथा निर्देशन करती है, चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड भारत में चलने वाली विशेष बचत एवं ऋण योजना है। यह पारस्परिक लाभ की एक योजना है। इसके अंतर्गत योजना के सभी सदस्य एक अनुबंध का हिस्सा होते हैं जिसमें अपना निर्धारित अंश जमा करवाते हैं। इसमें कुल जमा राशि निविदा निकालकर या नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान कर दी जाती है। निविदा या नीलामी में सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा जो सदस्य सबसे ज़्यादा बट्टा कटवाकर राशि लेने को तैयार हो उसे पुरस्कृत क्रेता घोषित किया जाता है। यदि कोई भी सदस्य राशि लेने के
राशि लेने के लिए निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता है तो एक न्यूनतम राशि बट्टा काटकर लॉटरी से चिट निकालकर विजेता का नाम तय कर लिया जाता है। प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार की राशि मिलती है। जो सदस्य योजना में एक बार विजेता हो जाता है उसे निविदा या नीलामी में पुनः शामिल नहीं किया जाता, अर्थात निविदा या नीलामी में योजना के गैर पुरस्कृत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। बट्टे की राशि ही लाभांश होती है जिसे सभी सदस्यों में समान रूप से बांट दिया जाता है। लाभांश की राशि को घटाकर अगली किस्त की राशि निर्धारित कर दी जाती है। चिट फंड कंपनी योजना के संचालन, प्रबंधन एवं निर्देशन के लिए योजना के सदस्यों से अनुबंध में निर्धारित कमीशन प्राप्त करती है। योजना में विजेता को भी चिट फंड योजना की निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह अपनी किस्त जमा करवानी होती है। चिट फंड योजनाएं संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त मित्रों एवं रिश्तेदारों आदि असंगठित समूहों द्वारा चलाई जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु: मुद्रा वह होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृत हो। भारत की मुद्रा रुपया है। मुद्रा मुख्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य के संग्रह तथा विलंबित भुगतानों के आधार पर कार्य करती है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। मुद्रा के आविष्कार से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता है। आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया हो बचत कहलाता है। साख शब्द का तात्पर्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऋण या उधार प्रदान करने से है। वित्तीय मध्यस्थ वे व्यक्ति, संस्थान तथा फर्म होते हैं जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित, नियंत्रित तथा निर्देशित होते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण तथा नियमन से बाहर होती है। सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह एक नवीन प्रवृत्ति है। वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अनेक तरीकों से वित्तीय सूचनाओं तथा ज्ञान का प्रसार कर रही है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।